तुम शादी के लिए हाँ क्यों नहीं करते? पापा ने हमेशा की तरह अपनी बात एक फरमान की तरह सुना दी और तीर की तरह बाहर निकल गए थे। उनके फरमान के अनुसार उनके बड़े भाई यानी ताऊ जी की एक दोस्त की बेटी हमारे यहाँ रहने आ रही थी। उसकी यहाँ एक कंपनी में नौकरी लगी थी और कंपनी वाले उसे क्वार्टर दे, तब तक वह हमारे यहाँ रहने वाली थी। मेरे लिए पूरे फरमान में से महत्वपूर्ण बात यह थी कि मुझे अपना एक कमरा उसके लिए खाली करना था और मम्मी के लिए महत्वपूर्ण बात यह थी कि लड़की विधवा थी। मेरे दोनों कमरे बिल्कुल पास पास और एक जैसे ही थे। एक में मैं अपनी ऑफिस की फाइलें और किताबें वगैरह रखता था, पढ़ने लिखने का सारा काम मैं वहीं करता था, और दूसरा मेरा बेडरूम था। मैंने बेडरूम अपने पास ही रखने का निश्चय किया और फाइलें किताबें वगैरह सब वहाँ लाकर एक कमरा खाली कर दिया। दिव्या अगले ही दिन आ गई। वह मेरी हम उम्र ही थी। एक बारगी उसे देखते ही चेहरा परिचित सा लगा था, मानो ये आंखें और बाल कहीं देख रखे हैं। पर उससे बातें करने पर शीघ्र ही यह भ्रम दूर हो गया, क्योंकि हमारी यह पहली ही मुलाकात थी। दिव्या ने न केवल बहुत जल्दी अपना कमरा जमा लिया, बल्कि हमारे घर वालों के दिलों में भी अपने लिए जगह बना ली। वह वाकई में बहुत संस्कारी और मधुर स्वभाव की लड़की थी। बातों ही बातों में मैं जान गया था कि वह व्यावसायिक रूप से भी बहुत कुशल थी। मम्मी को उसका विधवा होते हुए भी पश्चात लिबास पहनना अखर रहा था, लेकिन उसने बातों बातों में मम्मी के मन की यह फांस भी ली थी। दिव्या ने बताया कि पहले वह साड़ी और सूट ही पहनती थी, पर उनके साथ बिंदी चूड़ी का अभाव तुरंत ही उसके विधवा होने का प्रमाण प्रस्तुत कर जाता, और न चाहते हुए भी उसे लोगों की आंखों में अपने लिए सहानुभूति और बेचारगी के भाव देखने पड़ते थे, जो उसे जैसी स्वाभिमानी युक्ति को कतई गवारा नहीं था। इसलिए उसने पश्चात परिधान पहनने आरंभ कर दिए थे। कम उम्र में इतने बड़े अनुभव से उसे जिंदगी की कई छोटे बड़े सबक सिखाकर परिपक्व बना दिया था। हम उसकी भावनाएं समझते थे, इसलिए घर में कोई भी उसके व्यक्तिगत के घाव नहीं कुरेदता था। उसे सम्मान देते देते मैं शायद मन ही मन कहीं उसे चाहने भी लगा था। मम्मी और दिव्या की नजरें ये चाहत के भाव पढ़ चुकी थी, और इससे अपनी असहमति भी वो समय समय पर जाहिर कर देती। मसलन दिव्या की मौजूदगी में ही मम्मी मेरी शादी का जिक्र छेड़ देती थी। अब तो घर में बहू आ जानी चाहिए, हमारे पास नामी गिरामी घरानों से रिश्ते आ रहे हैं, बेटी तू ही इसे समझा कि समय रहते उनमें से कई चुन ले, और हाँ तेरी जान पहचान में कोई करण के लायक हो तो हमें जरूर बताना। दिव्या एक कटु सत्य से परिचित थी कि घर की मालकिन की नजरों में वह कितनी भी अच्छी क्यों न हो, मगर उसका वैधव्य उसके सर पर ऐसा बदनुमा दाग है कि वो उसे कभी इस घर की बहू स्वीकार नहीं करेंगी। इसलिए वह हमेशा मर्यादा की सीमा रेखा में ही बनी रहती थी। मैं चाहकर भी उस सीमा रेखा को लांघने का साहस नहीं कर पाता था। उस दिन मैं ऑफिस के लिए निकलने को ही था कि अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। मैं छाता लेने वापस कमरे की ओर गया तो ध्यान बरबस ही दिव्या के कमरे की ओर चला गया। वह ऑफिस निकल चुकी थी और बालकनी में सुखाए उसके कपड़े भीग रहे थे। हम दोनों भले ही कितना भी घुल मिल गए थे, पर एक दूसरे के कमरे में नहीं जाते थे। मेरे पाँव अनायास ही उसके कमरे से होते हुए उसकी बालकनी में पहुंच गए। मैंने फटाफट सारे कपड़े उठा लिए और उसके कमरे में लाकर फैलाने लगा। इस उपक्रम में तकिया हटाया तो उसके नीचे दबे कुछ पन्ने स्वयं ही फड़फड़ाकर उड़ने लगे। उन्हें झुककर उठाने लगा तो लगा बिजली के नंगे तार से छू गया हूँ। पास रखी कुर्सी पकड़ ना ली होती तो गिर ही जाता। वो खत थे, मेरे अपने हाथों से लिखे गए खत। ये खत इस लड़की के पास कहाँ से आए? ये तो मुझसे विक्रम ने लिखवाए थे अपनी मंगेतर के लिए। अपनी मंगेतर मतलब?
मतलब दिव्या विक्रम की विधवा है? विक्रम? मतलब विक्रम अब इस दुनिया में नहीं है? ओह नो! मैंने कांपते हाथों से खत वापस तकिए के नीचे दबा दिए। मैं अपने चकराते सिर को थामे बाहर आया था। घर से ऑफिस तक के रास्ते में विगत का घटनाक्रम तेजी से मेरी आंखों के सम्मुख सिनेमाई रील की भांति घूमता रहा। विक्रम और मैं कॉलेज में अच्छे दोस्त थे। मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था और वह काम चलाऊ नंबरों से पास हो जाता था। अंतिम वर्ष की पढ़ाई खत्म होने को थी, तभी उसका रिश्ता कहीं पक्का हो गया था। इतनी भी क्या जल्दी है यार? मैंने उसे छेड़ा था। लड़के के माता पिता नहीं हैं और मामा जल्दी शादी कर निपटाना चाहते हैं, विक्रम ने स्पष्ट किया था। वैसे इतना तो मैंने भी मन ही मन में अनुमान लगा लिया था कि कोई मजबूरी में ही यह रिश्ता तय हुआ होगा, क्योंकि विक्रम की तो अभी नौकरी भी नहीं लगी थी, जबकि मेरा कैंपस इंटरव्यू में चयन हो गया था। एक दिन विक्रम थोड़ा मायूस सा मेरे पास आया था। उसे अपनी मंगेतर को प्रभावित करने के लिए एक खूबसूरत सा प्रेम पत्र लिखना था। इसकी क्या जरूरत आन पड़ी? मैंने फिर से उसे छेड़ा था। लड़की अच्छी पढ़ी लिखी और सुंदर है, नौकरी भी लग गई है। यार मुझ में बहुत कॉम्प्लेक्स आ रहा है, कुछ तो मुझ में भी हो जिससे वह मेरी ओर खींचे। उसकी तारीफ में सिंगार और प्रेम रस से परिपूर्ण एक तड़कता भड़कता सा खत लिख डाल, जिसे पढ़ते ही वह मेरे प्रेम सागर में गोते लगाने लगे। मैंने तो उसे देखा तक नहीं है और वैसे भी यह काम तुझे ही करना चाहिए। मैंने सफाई से हाथ छाड़ने चाहे थे, लेकिन विक्रम इतनी आसानी से मुझे छोड़ने वाला नहीं था। तो मेरा पक्का दोस्त है, मेरी कमजोरियों से वाकिफ है, जानता है पढ़ाई लिखाई में मेरा हाथ वैसे भी तंग है, तो यह काम बखूबी कर सकता है, इसलिए तो तेरे पास आया हूँ। रही बात उसे देखने की, तो मैंने देखा, मतलब तूने भी देख लिया। मैं तुझे बताऊंगा उसकी आंखें, बाल कितने सुंदर हैं। तू बस उस वर्णन को कविता की लड़ियों में पिरोते जाना। क्या तू नहीं चाहता कि तेरे दोस्त की भी कोई इमेज बने? विक्रम इमोशनल ब्लैकमेलिंग पर उतर आया तो मैंने घुटने टेक दिए थे। उसके बताए वर्णन के अनुसार एक भावपूर्ण प्रेम रस से भरा खत लिखकर उसे दे दिया था। इसे कम से कम अपनी हस्तलिप में तो उतार लेना। मेरा क्या दिमाग खराब है जो इतने मोती जैसे अक्षरों को ठुकराकर अपनी मक्खी की टांग जैसी राइटिंग मैं खत में भेजूंगा। विक्रम ने खत समेटते हुए अपनी जेब में डाल लिया था। अबे तू मरवाएगा यारा, कभी पकड़ा गया तो तेरे साथ मैं भी लपेटे में आ जाऊंगा। कुछ नहीं होगा, और वैसे भी दोस्ती के लिए थोड़ा पिटना भी पड़े तो क्या है। वह हंसता हुआ खत लेकर रफू चक्कर हो गया था, पर थोड़े ही दिनों बाद फिर हाजिर था अगला खत लिखवाने की गुजारिश लेकर। मैं साफ मुकर गया था, पर उसके तर्क बड़े अजीब थे। एक खत ने ही जादू कर दिया था उस पर। देख क्या जवाब आया है। उसने होने वाली बीवी का खत मेरे सामने खोलकर रख दिया था, पर मैंने तुरंत नजरें घुमा ली थी। प्लीज यार, मैं यह सब नहीं कर सकता। अच्छा इसे मत पढ़, मैं तुझे ऐसे ही बता देता हूँ। उसने लिखा है कि वह सच बोलना पसंद करती है, और सच यह है कि अभी तक मुझे लेकर उसके दिल में कोई कोमल भावना नहीं थी, पर अब यह खत पढ़ने के बाद उसके दिल में मेरे प्रति प्यार अंगड़ाइयाँ लेने लगा है। उन मोती जैसे अक्षरों में छिपे मेरे दिल के उद्गारों ने
उसे अभिभूत कर दिया है। वह पत्र लेखन की इस श्रृंखला को जारी रखना चाहती है। वह देर तक हाथ जोड़े मेरी चिरौरी करता रहा। मैं उसकी गृहस्थी बसाने से पहले ही ना उजाड़ने ऐसी मिन्नतें करता रहा। मजबूरन मुझे फिर उसके लिए पत्र लिखना पड़ा। 4-5 पत्र मजबूरन लिखते हुए मुझे महसूस होने लगा कि अब मैं खुद ही इसमें रुचि लेने लगा हूँ। हर खत के जवाब की शायद उससे ज़्यादा मैं उत्कंठा से प्रतीक्षा करने लगा हूँ। मेरी कल्पना में मेरी कविता साकार होने लगी थी और मैं भाव में डूबता उतराता उसके लिए लिखता चला जाता था। 25 पत्रों की वह श्रृंखला विक्रम के विवाह के साथ ही थमी थी। कई दिनों तक तो मुझे बहुत खालीपन महसूस होता रहा था। मैंने भी नई नई नौकरी ज्वाइन की थी, इसीलिए उसकी शादी में भी नहीं जा पाया और फिर विक्रम ही दूसरे शहर नौकरी करने चला गया था। तो बस पत्रों के साथ ही दोस्ती का सिलसिला भी रुक गया था। आज मुझे समझ आया, पहले कभी ना मिलने होने पर भी पहली ही मुलाकात में मुझे दिव्या का चेहरा इतना परिचित और अपना सा क्यों लगा था। दिव्या के प्रति मेरी चाहत और भी बढ़ गई थी। क्या मुझे उसे यह सब कुछ बता देना चाहिए? क्या मम्मी कभी इस रिश्ते के लिए राजी होंगी? मैं लगातार रोज ऐसे ही ख्यालों में खोया खोया सा रहना और कोई ना कोई बहाना बनाकर उसकी एक्टिविटीज देखता रहता। कुछ समय तक अभी इस उहा पोहा से निकल भी नहीं पाया था कि सिर पर एक और संकट मंडरा उठा। पापा एक दुर्घटना में बुरी तरह घायल हो गए। 4 दिन अस्पताल में भर्ती रहे। चोटों काफी आई थी। कई दिनों तक भर्ती रहने के बाद अचानक ही वो चल बसे। हमारी तो दुनिया ही उजड़ गई थी। गृहस्थी के रथ को कंधा लगाने का प्रयास करते मेरे कंधों पर पूरे रथ की कमान ही आ पड़ी थी। मम्मी को संभालने के प्रयास में मेरे कंधे स्वयं ही मजबूत होते चले गए और इस प्रक्रिया में कंधे से कंधा मिलाकर मेरा साथ दिया दिव्या ने। जिस अपनेपन, समझदारी और जिम्मेदारी से उसने मुझे और मम्मी को संभाला, हम उसके मुरीद हो गए थे। 15 दिन खत्म होते होते लगभग सभी नाते रिश्तेदार रवाना हो चुके थे। अब दिव्या ने बताया कि उसे क्वार्टर मिले 15 से 20 दिन हो चुके हैं। अब हमें और कष्ट ना देकर जाना चाहती है। यह सुनकर मम्मी ने से रहा नहीं गया। वो उसे वहीं रोक जाने की मिन्नतें करने लगी। मैं भी करतार नजरों से उसे ही ताक रहा था। दिव्या को पिघलना पड़ा। वह कुछ दिन और रुकने को तैयार हो गई। वक्त के साथ वैधव्य को लेकर मम्मी की धारणा बदलती चली गई। दिव्या हर वक्त चट्टान की तरह उनके साथ बनी रहकर उनका मनोबल बनाए रखती। मम्मी का फिर से मुझ पर शादी के लिए दबाव बढ़ाने लगा था। हाँ, उसके सुर अवश्य कुछ बदल गए थे। तो जिस लड़की को चाहता है उसी से ब्याह कर ले, पर शीघ्र ही कर ले। मैं अब ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकूंगी। एक दिन मौका पाकर दिव्या ने भी मेरी क्लास ले ली। तुम शादी के लिए हाँ क्यों नहीं करती? आंटी बेचारी की कब से इच्छा है। ऐसे बिना जाने पहचाने कैसे किसी के साथ जीवन भर के लिए बांधा जा सकता है? मुझे तो विवाह की यह रीत ही समझ नहीं आती। देखने सुनने में जितना अजीब लगता है, असल में वैसा नहीं है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। जब विक्रम से रिश्ता तय हुआ, मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। तुम्हारी तरह ही सोचती थी कि कैसे एक अनजान इंसान के साथ पूरी जिंदगी काटूंगी। फिर पता है क्या हुआ? हमारे बीच
खतों का कुछ ऐसा सिलसिला चल निकला कि बिना मिले ही हम एक दूसरे को इतना समझने चाहने लगे जैसे पिछले कई जन्मों से एक दूसरे को जानते हों। सच, उसके खत इतने भावपूर्ण और उन्मादी होते थे कि पढ़कर एक नशा सा छाने लगता था। शादी के बाद मैंने एक दो बार उसे छेड़ा भी कि अब वह वैसे रसपूर्ण खत नहीं लिखता। तुम सामने तो हो, किसे लिखूं, यह तुनक कर बोलता था। अच्छा, वैसे मीठी बातें बोल ही दिया करो। तुम्हें मेरा प्यार पर भरोसा नहीं है दिव्या? हर चीज कहकर या लिखकर ही बतानी पड़ेगी। प्यार के उन अतरंग पलों में भी वह गुस्सा हो उठा तो मैं घबरा गई थी। फिर कभी उन खतों के बारे में बात करने का साहस नहीं हुआ था। पर सच, आज भी कभी कभी दिल करता है कि कोई वैसे ही प्यार भरे खत लिखे। मुझे एकटक खुद को घूरता पाकर दिव्या को एहसास हुआ कि वह क्या बोल गई थी। आंटी की दवा का टाइम हो रहा है, वह वहाँ से खिसक ली थी। 2 दिन बाद ही दिव्या की ऑफिस टेबल पर एक व्यक्तिगत पत्र पड़ा हुआ था। पत्र खत्म करते करते उसके पसीने छूटने लगे थे। उसने इधर उधर चारों ओर से नजरें देखा। कमरे में विक्रम का भूत तो नहीं है? पत्र की तारीख चेक की, कहीं 4 साल पहले का खत डाक विभाग की मेहरबानी से अब मिला हो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। वहीं प्रेम से पगे मोती जैसे हस्तलिपि में उकेरे अक्षर, मानो उन्हीं प्रेम पत्रों की श्रृंखला की अगली कड़ी हो। मानता हूँ मुझसे गलती हुई, जो सजा देना चाहो दे सकती हो। मैं पश्चाताप के लिए तैयार हूँ। चाहो तो सारी जिंदगी तुम्हें ऐसे खत लिखने की सजा दे सकती हो। अचानक दिव्या के दिमाग में बिजली सी कौंधी। उसने घड़ी देखी। करण अभी तक घर नहीं आया होगा। उसने तेजी से अपनी फाइलें और पत्र समेटे और टैक्सी लेकर घर की ओर दौड़ पड़ी। अपने कमरे में जाकर उसने पहले विक्रम के पत्र बटोरे, फिर आज मिले उस गुमनाम खत से उसका मिलान करते हुए वह मेरी स्टडी टेबल पर जा पहुंची और वहां रखे कागजों को उलटने पुलटने लगी। तुम्हारा शक सही है दिव्या, पहले वाले खत भी मैंने ही लिखे थे और यह आज वाला खत भी मैंने ही लिखा है। अपने कमरे में पहुंच मैं निढल सा कुर्सी पर पसर गया था और विगत का सारा सच उसके सम्मुख बयान कर दिया था। उस बारिश वाले दिन तुम्हारे कमरे में ये खत पाकर मैं भी हैरान रह गया था। तुमसे बात करके तभी सब कुछ बता देना चाहता था, पर तभी पापा का एक्सीडेंट और फिर वह सब कुछ मुझे रुकना पड़ा क्योंकि सामने खड़ी दिव्या फफक फफक पर रो रही थी। तुम्हें मेरी भावनाओं से खिलवाड़ करने का कोई हक नहीं था। वह बिलक उठी। मानता हूँ मुझसे गलती हुई, जो सजा देना चाहती हो दे सकती हो। मैं पश्चाताप के लिए तैयार हूँ। चाहो तो सारी जिंदगी तुम्हें ऐसी खत लिखने की सजा दे सकती हो। मैं खुशी खुशी भुगतने को तैयार हूँ। बोलो, या हक दोगी मुझे? एकाएक दिव्या की रुलाई थम गई। अब उसकी नजर मानो मेरे चेहरे पर एकटक जम सी गई थी। शायद अब तक पत्रों में उनफता प्यार का समुंदर उसे मेरी आंखों में लहराता नजर आने लगा था। दिव्या के चेहरे पर उभर रही हया की लाली पल प्रतिपल गुजरती जा रही थी और हम दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए जा रहे थे। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी।